नमस्कार। पत्र वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को हम आगे सीख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। चूँकि पत्र के बारे में पहले आपको थोड़ा समझा दिया था, इसलिए पीडीएफ यहाँ पे लगाई हुई है। पत्र क्या होते हैं? सबसे पहले तो पत्र लिखने के 3 कारण होते हैं। या तो आप किसी बात से असमर्थ हैं, या किसी बात की आपको संबलन चाहिए, सहारा चाहिए, या किसी बात के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो किसी भी असमर्थता, किसी भी संबलन और किसी भी जानकारी के लिए जो आत्मीय निवेदन करते हैं उसको पत्र कहते हैं। साथियों, पत्र वाला जो पार्ट है वो ग्रेड फर्स्ट में शामिल है, आरएस फोर्थ पेपर में शामिल है, असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल है, सेट और नेट के एग्जाम में शामिल होता है। तो निश्चित रूप से पत्र वाले पार्ट को ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसे लिखना है और क्या उसका प्रारूप होना चाहिए, इन दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। एक फॉर्मेट अगर आपको पता होगा तो लिखना आसान रहेगा। और पत्र होते क्या है, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो पत्र क्या है? किसी भी जानकारी, असमर्थता या संबलन हेतु किया गया आत्मीय निवेदन ही पत्र कहलाता है। अब आप कहेंगे ये पत्र होते क्या हैं? तो इसके बारे में 2 विचार चलते हैं। एक कथन है डॉक्टर जॉनसन का और एक कथन है रिचर्ड्स का। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि साहब, जो लेखक है उसके हृदय का दर्पण है वो पत्र होता है, यानी कि किसी के अंदर हृदय में जो कुछ भी भाव होते हैं वो सब पत्र के माध्यम से खुल के सामने आ जाते हैं। डॉक्टर रिचर्ड्स इस बार के बोलते हैं कि पत्र जो है किसी के जीवन का अध्ययन करने के लिए एक प्रामाणिक आधार होते हैं। जैसे आप गजनी फिल्म देखेंगे वहाँ डायरी से आमिर खान का पूरा जीवन आ जाता है, तो ठीक उसी प्रकार मतलब नायक का जीवन आ जाता है, ठीक उसी प्रकार पत्र के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि आदमी किस प्रकार का रहा होगा, किस किस्म का रहा होगा, क्या उसके विचार रहे होंगे, क्योंकि उस पत्र में पूरी आत्मा से वो लिखता है। ओके, चलिए, पत्र प्रारूप क्या है? जो भी पत्र आप लिख रहे हैं उसका ढंग क्या है, उसका तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका प्रारूप कहलाएगा। उसका किस तरीके से आपने लिखा, किस पद्धति से आपने उसको लिखा है। ऊपर नीचे क्या लिखना, जैसे ऊपर स्वनिर्देशन आता है, महोदय वगैरह संबोधन के रूप में लिखा जाएगा, और स्वनिर्देशन में जैसे भवदीय लिखा जाएगा। तो ऊपर संबोधन, नीचे स्वनिर्देशन, यानी ऊपर महोदय, नीचे भवदीय। तो ये कार्यालय पत्र की बात मैं आपसे कर रहा था। तो कहाँ क्या लिखना है, किस जगह विषय को लिखना है, कहाँ संदर्भ को लिखना है, पत्र की विषय वस्तु जो मध्य भाग है वो कैसे लिखना है, कहाँ आभार सूचक शब्द लिखना है, पत्र को डिस्पैच कैसे करते हैं, पत्र में डेट किस प्रकार लिखते हैं, जो प्रेषक है उसका कार्यालय का नाम कहाँ आएगा, पदनाम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। प्रेषिती के बारे में जानकारी कहाँ लिखनी है, कौन है प्रेषिती, पाने वाला कौन है, उसको कहाँ लिखना है, ये सब बातें जिसमें आएगी वो पत्र का फॉर्मेट है। तो 3 बातें यहाँ से सीखिएगा। पत्र लेखक के हृदय का दर्पण है, जॉनसन ने कहा। पत्र जीवन का अध्ययन करने हेतु प्रामाणिक आधार होते हैं, रिचर्ड्स ने कहा। और पत्र लिखने का जो प्रारूप तरीका है वो उसका पत्र प्रारूप कहलाता है। अब हम एक एक पे बात करते हैं। एक बिंदु है पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, पत्रों के 2 प्रकार हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक पत्र है, फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र है। जो व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा होता है, जीवन में जो व्यक्तिगत सुख दुख की बातें होती है, उन सबको हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र में। जैसे गांधी नेहरू को पत्र जो है गांधी के पत्र हैं अपने शिष्यों के लिए। ये जैसे अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए भेजते थे लेटर। ये जैसे नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखे थे पत्र जब नेहरू जेल में थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब अनौपचारिक है। सुख दुख पूछते हैं इसमें, मैं ठीक हूँ, आप बढ़िया रहना, मैं जल्दी आऊँगा, अभी ये चल रहा है हमारे ऐसे से। पहले के ज़माने में पत्र चलते थे, आजकल अनौपचारिक पत्र बंद हो गए हैं लगभग। औपचारिक जो पत्र होते हैं ये फॉर्मल है। यहाँ पे आप इमोशनल नहीं हो सकते, भावनाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना होगा, स्पष्ट तथ्यपरक होगा, और जो भी तथ्य जानकारी है उसी की सूचना के बारे में आप बात करते हैं। तो जहाँ कहीं भी अनौपचारिक पत्र होगा दोस्तों, वहाँ पर उसकी सूचना होंगी, उसके तथ्य होंगे, उस पर आधारित होगा। अब ये जो अनौपचारिक पत्र हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। आपने किसी कंपनी के लिए आवेदन किया है, वो आपका आवेदन पत्र है। किसी व्यवसाय की जानकारी के लिए किया है, वो व्यावसायिक पत्र है। और जो कार्यालय में एक कार्यालय दूसरे व्यक्ति को, या व्यक्ति कार्यालय को, या कार्यालय से कार्यालय को जाता है, वो जो है तीसरा प्रकार का पत्र है, उसको बोलते हैं अपन कार्यालय पत्र।
तो 3 प्रकार के पत्र होते हैं, एक आवेदन पत्र, एक व्यावसायिक पत्र और एक कार्यालय पत्र। ओके, चलिए इसके बाद अब हमें पढ़ना क्या है, मेन कार्यालय पत्र, क्योंकि यही सिलेबस में होता है। कार्यालय पत्र जो होंगे वो कार्यालय व्यक्ति को भेज सकता है, व्यक्ति कार्यालय को भेज सकता है, या कई बार कार्यालय के पदाधिकारी दूसरे कार्यालय के पदाधिकारी को भेजते हैं। तो 3 लोग हैं यहाँ पर, व्यक्ति से कार्यालय, कार्यालय से व्यक्ति और उसके अलावा कार्यालय से कार्यालय। इनको जो भेजे जाएंगे औपचारिक प्रकार के पत्र हैं तो वो कार्यालय पत्र कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे शासकीय पत्र बोलते हैं उसे कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। अर्धशासकीय पत्र भी होता है। अर्धशासकीय मतलब सेमी ऑफिशियल लेटर, जहाँ पे एक दूसरे के जानकार अधिकारी होते हैं, समकक्ष पोस्ट के लोग, वो अपने आप एक दूसरे से सलाह मशवरे के लिए भेजते हैं। व्यक्तिगत टाइप के पत्र हो जाते हैं। पत्र औपचारिक होता है लेकिन शैली अनौपचारिक होती है। एक होता है परिपत्र। परि मतलब चारों ओर, पत्र मतलब पत्र, ऐसा पत्र जो चारों तरफ जाएगा। एक ही आदेश को जब सब ऑफिसों में लागू करना हो, बहुत सारे लोगों को, बड़े बल्क समूह को लागू करना हो, तो वहाँ पर परिपत्र लिखे जाते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचना डिलीवर करनी है, अच्छे से अच्छे काम की चीज़ आपको निकालनी है। निर्माण, खरीदारी, मरम्मत, ऐसा कोई भी काम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके, इसके लिए हम निविदा मंगवाते हैं, निविदा जारी करते हैं। कार्यालय का जो आदेश है वो उस कार्यालय के लोगों के लिए लागू होता है। अधिसूचना राज्यपाल महोदय की आज्ञा से है, होती तो ये भी राज्यपाल की आज्ञा से है, लेकिन ये कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा जारी कर दी जाती है। और ये अधिसूचना ये राज्यपाल महोदय की आज्ञा से विभाग का अध्यक्ष इसको जारी करता है। याद रखना, अधिसूचना और परिपत्र हमेशा विभाग जारी करेगा, कार्यालय जारी नहीं करता, विभाग के द्वारा जारी होते हैं। ये अधिसूचना है गजट नोटिफिकेशन, जैसे किसी पदनाम में संशोधन किया है, कोई सरकारी पदोन्नति में चेंज किया है, या जो है कोई भी आपने नई चीज़ की है, किसी की नीलामी करनी है, तो सरकार के गजट में छपेगी। अनुस्मरण पत्र तब आएगा जब आप किसी बात को बार बार याद दिला रहे हो कि साहब मैंने पहले आपको पत्र भेजा था, जवाब नहीं दे रहे, तो रिमाइंडर लेटर है। और प्रेस विज्ञप्ति हम अखबारों को जो प्रेस को जो देते हैं खबर छापने के लिए, वो होती है। ये 8 मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं कि 8 के 8 RS में काम आते हैं। फॉर्मेट भी लिखना होता है इनका, और कई बार इनको डायरेक्ट लिखवाया जाता है कि लिखो बिना फॉर्मेट के, पर आपको फॉर्मेट जरूर पढ़ना है, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आपको याद नहीं होगा। तो प्रारूप और उसके लिखने, 4 प्रारूप हैं और 4 प्रकार का लिखना है। 8 पत्र हैं RS में। बाकी नॉर्मली हमको प्रारूप तो सबका याद रखना चाहिए, तभी हम लिखना जान सकते हैं। प्रस्थांकन होता है, एंडोर्समेंट, साथ में कुछ लगाया है। टिप्पण है, अधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी भेज करके ऊपर के अधिकारियों को भेजता है, ताकि निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान हो सके कि क्या डिसीजन लेना है। किसी एप्लीकेशन पर आप अपनी टिप्पणी लिखते हैं कि इस पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। कार्यवृत्त है, कोई काम आपने किया उसका पूरा विवरण उसमें लिखते हैं, मीटिंग वगैरह का विवरण, ये मिनट्स कहलाता है। कार्यसूची, जो मीटिंग हुई है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उसके लिए पहले से कार्यसूची तैयार की जाती है कि आज इन मुद्दों पर बात की जाएगी, वो होता है एजेंडा, कार्यसूची। विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, आप किस चीज़ का विज्ञापन करते हैं अपने प्रोडक्ट का। स्वीकृति पत्र, किसी की PL CL सेंक्शन करी कोई पदोन्नति वगैरह आदेश आपने स्वीकृत किया अधिकारी के तौर पर, तो वो स्वीकृति पत्र होते हैं। पावती उसके साथ लगाई जाती है लेटर के साथ, ताकि दूसरे को मिला कि नहीं मिला इसकी सूचना मिल जाए, उसके साइन होके आ जाते हैं। और ज्ञापन होते हैं जो किसी समस्या विशेष पे उस कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी को दिए जाते हैं। अब ये कार्यालय पत्रों में हम एक एक को पढ़ेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये कि कार्यालय पत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कार्यालय पत्र कैसे होने चाहिए। संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत क्लियर लिखे जाने चाहिए जो कुछ बात आपको लिखनी है। तथ्यपरक होने चाहिए, सूचना उसमें एग्जैक्ट होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि उलझुल लिखा जाए। विषय वस्तु उसकी सटीक हो। अगर आपने विषय लिखा है तो किस संदर्भ के कारण लिखा है वो भी आप बता दें कि मैंने आपको ये लेटर इस कारण से भेजा है, संदर्भ युक्त होनी चाहिए। अलग अलग अनुच्छेदों में विभक्त होना चाहिए। जो चीज़ एक बार हो गई उसके बाद अगली बात को अगले अनुच्छेद में, अगली बात को अगले अनुच्छेद में, पूरी बॉडी में, पत्र की बॉडी में इसको ध्यान रखें। और पिछले संदर्भ का आप अनुकरण भी कर सकते हैं। निश्चित प्रारूप में, फॉर्मेट में होना चाहिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अच्छी भाषा में होना चाहिए, शिष्टाचार की शैली होनी चाहिए और औपचारिक होना चाहिए, क्योंकि विनम्र शब्दों में बात प्रभावी होती है। संबोधन और स्वनिर्देशन का उचित प्रयोग होना चाहिए। संबोधन जैसे महोदय वगैरह तो सही लगाएं, और स्वनिर्देशन में भवदीय वगैरह वो एग्जैक्ट होना चाहिए जो पत्र का प्रारूप मांगता है। हर जगह संबोधन नहीं लग सकता, भवदीय नहीं लग सकता,
ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे महोदय लगाना है, कहाँ पे भवदी लगाना है, ये संबोधन और स्वनिर्देशन का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी तथ्य लिखे उनका क्रमबद्ध और सारगर्भित विश्लेषण करें बॉडी में। पत्र की बॉडी में ऐसा नहीं हो कि आप लिख रहे हैं कुछ और उसको डिटेल उल्टा सीधा दे रहे हैं। और याद रखिए भावनात्मक बातें नहीं लिखनी, क्योंकि पत्र औपचारिक है, फॉर्मल लेटर है। चाहे अधिकारी आपका पिता ही है, फिर भी आप भाषा में यही रखेंगे कि साहब आप महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी ऐसा कहना चाहता है। अब आप चाहे पिता पुत्री हैं, लेकिन आप प्रार्थी हैं, वो साहब हैं तो महोदय हैं। विभिन्न कार्यालयीय पत्रों का वर्णन अब आपके सामने मैं कर लेता हूं। कार्यालय पत्र परिभाषा आपको बता दी कि कोई कार्यालय का पदाधिकारी दूसरे कार्यालय के पदाधिकारी को भेजेगा, या व्यक्ति कार्यालय के पदाधिकारी को भेजेगा, या कार्यालय को भेज देगा, कार्यालय व्यक्ति को भेज देगा। कैसे भी आए, कार्यालय जरूर होगा उसमें, चाहे वो व्यक्ति के साथ हो या कार्यालय के साथ हो। तो ऐसे पत्र कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। तो आपकी ये परिभाषा हो गई कि कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा दूसरे कार्यालय के पदाधिकारी को, या एक व्यक्ति भी अधिकारी को भेज सकता है, तो वो कार्यालय पत्र कहलाता है। अब कार्यालय पत्र का प्रारूप क्या है उस पर गौर करिए। पहले प्रारूप लिखेंगे और उसके बाद में उससे लेटर भी लिख देंगे। कार्यालय पत्र का प्रारूप फॉर्मेट क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। देखो, जब भी कभी प्रारूप लिखो, एक लाइन यहां पे लिखनी है, राजस्थान सरकार, ये छोटे अक्षरों में होने चाहिए। उसके बाद में यहां पे जो प्रेषक अधिकारी है भेजने वाला, उसका पदनाम और पता लिखेंगे। कौन? जो भेज रहा है। कई बार आपको पता है ये छपा छपाया मिल जाता है, क्योंकि लेटर हेड पे छपा रहता है। कई बार ये छपा छपाया नहीं भी मिलता आपको, तो यहां पे कार्यालय, अब जो भी है उस जो प्रेषक है, उस प्रेषक अधिकारी का पदनाम और पता, जैसे जिलाधीश कार्यालय जयपुर, ऐसे कोई भी। इसके बाद दो मुख्य काम करना है, वो है डिस्पैच। डिस्पैच आपको करना है तो पत्र क्रमांक और दिनांक, दो बातें यहां पे काम की है। सर डिस्पैच क्या होता है? जो ऑफिसेज होते हैं ना, उनमें दो प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं। एक होता है रिसिप्ट रजिस्टर, एक होता है डिस्पैच रजिस्टर। रिसिप्ट मतलब आगत पत्रावली, यानी आगत पत्रों के बारे में बताएगा, और डिस्पैच मतलब निर्गत आपने भेजे उनके बारे में बताएगा। तो जैसे आपके पास कहीं किसी ऑफिस से लेटर आया है, तो आप उसको वहाँ लिखेंगे, फला ऑफिस से आया है, पहले लिखेंगे क्रमांक, फिर लिखेंगे उसकी डेट, और फिर लिखेंगे कहाँ से आया है, और फिर अगला कॉलम लिखेंगे सामान्य विवरण, छोटा सा क्या है उसके अंदर विशेष लिख देंगे। ऐसे डिस्पैच में होगा क्रमांक, दिनांक, किसको भेजा और विवरण क्या है। तो ऐसे 4 कॉलम वाले होते हैं। तो जो डिस्पैच आप कर रहे हैं, आप किसी को भेज रहे हैं, तो एक तो आप अपने कार्यालय का नाम लिखो सबसे पहले। मान लो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में काम करते हैं, तो आप लिखेंगे माशिबो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ऐसे कोई भी, सबसे पहले तो अपने कार्यालय का नाम लिख दो, फिर ऑब्लिक लगाओ, शॉर्ट में लिखना है। इसके बाद स्थान लिखो, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, फिर वर्ष लिखो जैसे 2024, और इसके बाद जो आपके पास क्रमांक आया था ना, जिस नंबर से आपके ऑफिस से लेटर जा रहा है, मान लो आपके ऑफिस से इससे पहले 50 लेटर जा चुके हैं, तो 51वां हो गया, तो फिर आप यहाँ पे क्रमांक लिखो कि कौन से नंबर का लेटर आपने भेजा है। दिनांक लिखते से फिर थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, एक साथ बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना चाहिए। फिर थोड़ा सा दिनांक पे आ जाइए, गैप दे दीजिएगा। दिनांक लिखते समय आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या सर? जो भी आप दिनांक लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट फिक्स है। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट, जैसे आज कोई डेट है, मान लेते हैं कि आज जो है 22 दिसंबर है, या यूँ मान लो आप तो कि साहब आज तो 19 फरवरी है, तो आप लिखेंगे 19 फरवरी और 2024। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना।
अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो एक तरीका है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो, पर ये कार्यालय के जो नाम है उससे थोड़ा सा आगे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ये है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, ये यहाँ तक ही आ गया है। ओके, ये ऐसे ही इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था, इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता था, ठीक है, ऐसे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। प्रेषक अधिकारी का पदनाम बड़ा लिखना है और ये भी जो है छोटे लिखने थे। ये सब में चलेगा अक्सर, अर्ध सरकारी को छोड़ दो, बाकी ज़्यादातर पत्र आप लिखेंगे तो ये पहले पे लाएगा। कई बार क्या होगा, आपको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा। कई बार लेटर में क्या होता है, छपा हुआ नहीं होता, तो जब छपा हुआ नहीं होगा ना तो ये चीज़ यहाँ लिख दी जाएगी। कैसे? प्रेषिती का पदनाम, कार्यालय का पता, जैसे जिलाधीश कार्यालय जयपुर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रेषिती का पदनाम हो गया और ये उसका पता हो गया। कई बार इसकी जगह कोरे कागज पे लिखा जाएगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, और अगर लेटर हेड पे छपा हुआ है पहले से तो फिर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेषक एक ही बार लिखना है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ठीक है। अब प्रेषक के बाद जिसको आप भेज रहे हैं उसको आप लिखेंगे, वो कौन है? प्रेषिती, जिसको जा रहा है। तो अगर मान लो प्रेषक यहां लिखा होता अपन ने, तो प्रेषिती उसके नीचे लिखते अलग से, एक लाइन छोड़ के। लेकिन अगर हमने प्रेषक यहीं लिख दिया तो हम प्रेषिती अब सीधे लिख देंगे यहीं पे, प्रेषिती अधिकारी का पदनाम और कार्यालय पता, ठीक है। ये हम यहां पे लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के यहां पे लिख देंगे। इसके बाद अब हमारा शुरू हो रहा है पत्र को लिखने का तरीका। अभी तक तो ये पता चला है कि ये भाई साहब भेजने वाले हैं और ये इनको भेजा गया है, शासकीय पत्र की अपनी इतनी सी बात अभी आई है। अब इसके बाद हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है विषय और एक होता है संदर्भ। क्या क्या दोस्तों? एक होता है विषय और एक होता है संदर्भ। दो चीजें हमारे पास होती है। आप कहेंगे सर विषय और संदर्भ ये कैसे लिखे जाएंगे? तो हम यहां पे लिखेंगे आगे चल के विषय, जो भी विषय है डॉट 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 हेतु, और उसके बाद में यहां हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? आपके पत्र क्रमांक इतने 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 की अनुपालना में। हो सकता है किसी ने उस संबंध में पहले से आपसे कोई लेटर लिखा हो कि ऐसे ये करके दो, तो संदर्भ जो होता है ना, उसमें हम उसके पत्र के बारे में लिख देते हैं कि आपके पत्र क्रमांक फला या फला महोदय के पत्र क्रमांक फला, किसी न किसी अधिकारी का जो भी पत्र है उसके क्रमांक के आधार पर हम लिखते हैं कि भाई हमने ये विषय क्यों चूज किया है। अगर आप अधिकारी को डायरेक्ट डिस्टर्ब करोगे ना, बिना मतलब सलाह दोगे तो गलत है। तो बताना चाहिए आपको कि मैं आपको लेटर क्यों लिख रहा हूं। तो आप क्या करें, उसके लिए विषय लिखें और विषय के साथ संदर्भ लिख दें कि साहब मैंने ये लेटर आपको इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास ऊपर से इस तरह का आदेश था, ठीक है। इसके बाद ये जब बात पूरी हो गई तो उसके बाद हम आगे चलेंगे और यहां पर लिखेंगे महोदय। आजकल क्या है, छात्र छात्राओं में मान्यवर लिखने की परंपरा है। कई बार देखिए, संबोधन के रूप में मान्यवर शादी कार्डों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शादी कार्डों पे जो भी है वो माननीय योग्य वर है, मान्यवर है। बाकी नॉर्मली इसको नहीं लिखना चाहिए, तो आप मान्यवर शब्द की जगह महोदय शब्द का प्रयोग करें। अब आप आगे लिखेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है, निवेदन है। आप बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप निवेदन लिखेंगे, और आप अपने छोटे को लिख रहे हैं तो लेख है, ओके। और यहां पे आप पत्र के मुद्दे का परिचय कराएं कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, आखिर क्या कारण है आपका। ठीक, जो भी मुख्य विषय वस्तु है उस मुख्य विषय वस्तु का कारण सहित ब्यौरा दें कि ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं। मुख्य विषय वस्तु का कारण सहित ब्यौरा दें, और जब आपने पूरी बात समझा दी तो आप उसका समाधान बताइए और निदान की मांग भी करिए। समाधान आपको ही बताना है,
अधिकारी इतना बिजी है कि हर बात के समाधान वो नहीं बताता फिरेगा, इसलिए आप बता दो साहब ये नाला खुला हुआ है तो नाले को ढकवा दो, बदबू कम हो जाएगी। साहब हमारे यहाँ पे शोर हो रहा है, इसको बंद करवा दो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, जो भी आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे पत्र का समाधान और साथ में निदान की मांग, ये आपको रिक्वेस्ट ही करनी है कि साहब ऐसा करने की कृपा करें, क्योंकि ये आत्मनिवेदन है। यही है जो पत्र की बॉडी कहलाता है। ये पत्र का मध्य भाग है। ये क्या है? पत्र का मध्य भाग है। स्टार्ट हुआ प्रेषक प्रेषिती से, उसके बाद में स्वनिर्देशन आया, लेकिन स्वनिर्देशन से पहले हमने विषय और संदर्भ लिख दिया था, और उसके बाद अब हम पत्र के मेन बॉडी पे आ गए। पत्र पूरा हो गया, लास्ट में साहब को धन्यवाद लिख दो। धन्यवाद इस साइड लिखें, धन्यवाद या सादर नमस्कार। ओके, ये आपने लिख दिया है, धन्यवाद या सादर नमस्कार। ये कोई भी आभार सूचक शब्द आपको लिखना चाहिए। अब यदि आपने विषय वस्तु में कुछ बातें दी है, जानकारी के लिए दी है, तो उन चीज़ों को आप संलग्न कर दें कि मैं आपको साफ सबूत के तौर पे ये चीज़ दे रहा हूँ। तो संलग्न जो है ना, उसमें आप 1, 2, 3 जो भी आपके पास उस विषय वस्तु से संबंधित प्रूफ थे, आप उनको संलग्न के तौर पे लगा सकते हैं। बात ध्यान रखें, ज़्यादा संलग्न नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बात में दम है तो एक दूसरे से समझ में आ जाएगी, नहीं है तो वो 50 से समझ में नहीं आएगी। और जब ये सारा काम आपका हो जाए तो उसके बाद हर चीज़ में एक एक लाइन छोड़ते जाना। फिर अपन एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ के और हम अगली ओर बढ़ेंगे, और इधर हम लिखेंगे फिर आगे जाके भवदीय। भवदीय क्यों? क्योंकि ये शासकीय पत्र है, हम रिक्वेस्टिंग मोड पर है। अब भवदीय कौन होगा? जो भी प्रेषक है, लिखने वाला है, उस प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है, वो अपने साइन करेगा। और यहाँ पे कोष्टक में आजकल अधिकारी का नाम लिखने की परंपरा है, फला, ये लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कार्यालय से संबंधित हैं तो आप अपना जो है पदनाम भी लिख सकते हैं कि अधिकारी जो भी है, भेजने वाला अधिकारी है, उसका पदनाम, कि भैया मैं फला ऑफिस से हूँ और मैंने ये सूचना मांगी, आप मुझे जल्दी जल्दी भेज दीजिएगा। इसके बाद आपको इसकी प्रतिलिपि भेजनी है, फोटोकॉपी भेजनी है। फोटोकॉपी आप अगर बड़े अधिकारी हैं तो सीधे लिखिए प्रतिलिपि सूचनार्थ व पालनार्थ, और आप छोटे हैं तो पालनार्थ शब्द को हटा दो, डायरेक्ट सूचनार्थ लिख दो। ओके, किस किस को भी दी आपने कॉपी? 1, 2, 3। एक बात याद रखना, एक हमेशा निजी या रक्षित प्रति होती है, वो खुद के लिए रखी जाती है ताकि कोई गड़बड़ी नहीं कर दे। आप मूल कॉपी खुद के पास रखते हैं, वरना वो कहीं से ओवर राइटिंग करके उसमें और आपको फंसा देगा। अब ये जो है ना प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थ, इसमें एक तो अपने से जस्ट सीनियर को दे दी जाती है, अपन से जस्ट सीनियर जो भी अपन एक तो उसको दे देते हैं, एक उससे कोई लिंक्ड व्यक्ति है, जैसे आपने मान लो रामलाल की अवकाश स्वीकृत करी है तो आप रामलाल को भेज देंगे। बाकी एक आप उससे भी ऊपर अधिकारी को भेज सकते हैं। जब भी आप प्रतिलिपि भेजते हैं ना तो याद रखें सबसे ज़्यादा सीनियर यहाँ रखना है, उससे कम सीनियर यहाँ रखना है, उससे कम सीनियर यहाँ रखना है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दो और यहाँ पे संभागीय आयुक्त को भेज दो। संभागीय आयुक्त तो बड़ा है तो वो पहले आएगा, कलेक्टर छोटा है तो बाद में आएगा। पदनाम की गरिमा ध्यान रखें, और पदनाम में ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए कि किसको हम भेज रहे हैं, गलत व्यक्ति को उसमें नाराज नहीं करें, ठीक है। समझ में आया कुछ कुछ? यस या नो? ठीक है। अब आप जो है ये फॉर्मेट दिमाग में रखें, दोबारा सुनिए फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आपने राजस्थान सरकार कार्यालय प्रेषक अधिकारी का पदनाम और पता लिखा था। इसके बाद में आपने पत्र क्रमांक यानी कार्यालय का नाम, स्थान, वर्ष, दिनांक और इधर ऐसे लिख दिया था।
ये आपको पता होना चाहिए क्रम, और ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेषिती जिसको भेज रहे हैं उसका पदनाम और पता लिखा, विषय और संदर्भ लिखे, फिर स्वनिर्देशन पे गए, और उसके बाद में महोदय लिखने के बाद स्वनिर्देशन का मतलब महोदय जो भी मान्यवर जो भी। पत्र का मध्य भाग हमने लिखा, उसके मुद्दे का परिचय कराया, उसकी विषय वस्तु का हमने कारण से ब्यौरा दिया, हम क्यों लिख रहे हैं, और लास्ट में हम समाधान और निदान भी चाहते हैं। और सादर नमस्कार करके हमने आभार सूचक शब्दों से खत्म किया। संलग्न हमने क्या क्या दिए सबूत के तौर पे इन बातों का, वो हमने, क्योंकि कई बार उनका विषय हम यहाँ भी लिखते हैं कि जो कि पत्र के साथ संलग्न है, तो संलग्न क्या है वो लिखना। जब भी लिखो एक एक लाइन का गैप दे दो, जैसे यहाँ एक लाइन गैप दे दो, यहाँ एक लाइन गैप दे दो, ओके। और उसके बाद यहाँ पे पत्र को एंड कर दिए हैं, तो ये स्वनिर्देशन आ जाएगा, भवदीय और प्रेषक के हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम और अधिकारी का पता। इसके बाद यहाँ पे किस किस को भेजिए वो है। ये एक सामान्य सा फॉर्मेट है सभी लेटर्स का जो कार्यालय पत्र होते हैं, ओके। अब मैं आपको एक कार्यालय पत्र लिख के बताता हूँ कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए आप, जिलाधीश जयपुर की ओर से, एक कोई भी जगह का आप अधिकारी मान लो, अपने आप को कलेक्टर मान लो, जिलाधीश जयपुर की ओर से राजस्व सचिव को एक कार्यालय या शासकीय पत्र लिखिए जिसमें अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति चाही गई हो। अब आप जिलाधीश है तो अपने जिले में चाहेंगे स्वीकृति, तो दूसरी जगह तो क्यों चाहेंगे, आपके पास पावर ही नहीं है। ये एक आपके पास लेटर आपसे पूछा गया। सबसे पहले क्या करेंगे, वही राजस्थान सरकार, उसके बाद क्या करना है, वही कार्यालय, थोड़े मोटे अक्षरों में करना है, कार्यालय, अधिकारी का नाम और पता, जिला। अब क्या लिखोगे नाम और पता में, कार्यालय, जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट। अब ये आपका कॉमन सेंस है कि जिला कलेक्टर होता है वो मजिस्ट्रेट भी होता है, जयपुर, ठीक है। ये आपका राजस्थान तो आ ही गया है। इसके बाद आपको पत्र क्रमांक और दिनांक, दो चीज़ लिखनी है। ये पत्र क्रमांक डिस्पैच करोगे ना आप, तो जिलाधीश कार्यालय, तो जिला कलेक्टर कार्यालय, ठीक है, ऑब्लिक जयपुर, ऑब्लिक 2024, ऑब्लिक, मान लो आपके यहाँ से मान लो ये 1162वां लेटर था, तो लिख दिया। दिनांक पे आप आइएगा, लिख दीजिए 19 फरवरी 2024। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, थोड़ा सा दबा दें इसको, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 19 फरवरी 2024। इसमें कोई स्टाइल मत लिखना, कोई यूँ लिख दे 19/2/24, कोई लिख दे 19 फेब। अंग्रेजी के होशियार लोगों ज़्यादा होशियारी मत करना, सीधा सीधा लिखना। जैसे मैंने बताया, पहले डेट लिखनी है, फिर कॉमा लगाना, फिर बर्स लिखना है। इसमें चालाकी मत करना वरना फंस जाओगे। नंबर एग्जामिनर यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट देगा, यहाँ से काट, एक एक जगह पता है उसको कहाँ क्या लिखना है। अगर कुछ भी गलत लिखा तो नंबर तुरंत काट दिए जाएंगे, समझ गए। और फॉर्मेट के ही तो नंबर है, फॉर्मेट है उसी के नंबर है। अब आप भेज किसको रहे हैं, चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते, जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर, यहाँ पे प्रेषक हो जाता, एक ही बात है। पत्र क्रमांक और दिनांक आप ऊपर लिख देते, फिर यहाँ पत्र क्रमांक और यहाँ दिनांक, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया ना प्रतिलिपि सूचनार्थ, तो यहाँ भी ये पत्र क्रमांक और दिनांक भेजे जाते हैं। पत्र क्रमांक यहाँ भी और दिनांक यहाँ भी ऐसे लिखा जाता है,
ताकि वो कॉपी किस किस को भेजें, उसके नंबर चलते हैं आगे, फला नंबर वैसे अलग अलग। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद कौन आएगा, प्रेषिती। तो इसके बाद ये हो गया प्रेषिती अधिकारी का नाम, और यहाँ पे का पदनाम, सॉरी नाम का मतलब पदनाम, नाम से कोई मतलब नहीं, और यहाँ कार्यालय का पता। ठीक, अब बताओ क्या लिखूं, किसको भेज रहे हैं आप, ये किसको भेज रहे हैं आप, राजस्व सचिव, जो राजस्व का आईएएस है, सेक्रेटरी लगा हुआ है उसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राजस्व सचिव। ठीक है, और वो प्रेषिती है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेषिती राजस्व सचिव। किस विभाग में है, राजस्व विभाग। कहाँ है, राजस्थान सरकार में, राजस्व विभाग में। ये तो प्रेषक और प्रेषिती वाली बात हुई, भेजने वाली बात। इसके बाद हम दो बातों पे आएंगे, एक तो विषय और एक संदर्भ पे। मैंने आपको पहले बताया जस्ट कि हमें विषय और संदर्भ दोनों की बात करनी है। देखिए, ये एक तो विषय और एक संदर्भ, प्रेषिती आ गया, प्रेषक आ गया, विषय और संदर्भ पे बात करनी है। अब विषय और संदर्भ क्या है उस पर सुनिएगा आप। विषय में क्या लिखेंगे आप, अकाल राहत कार्यों जिले में, अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति बाबत। मुझे साहब एक्सेप्टेंस चाहिए, आपसे स्वीकृति चाहिए अकाल राहत कार्यों की। ठीक है, संदर्भ आप चाहो तो लिख सकते हो कि साहब आपने पहले एक लेटर भेजा था, महोदय जी, मतलब आप खुद के पत्र क्रमांक 2345/। अब जैसे आप 20 फरवरी को लिख रहे हो तो आप पहले का ही लिखोगे पत्र क्रमांक, तो जैसे 19/11/24 की पालना में या की अनुपालना में। ओके, ऐसे आप लिखते हैं। अब यदि उसी अधिकारी को आप दे रहे हैं तो संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है इसको। अगर आप किसी और को दे रहे होते तो आप संलग्न कर सकते थे कि हमारे पास मुख्य सचिव महोदय से आदेश आया है, तो साहब हमने संलग्न आपको बता रहे हैं कि ये आदेश है, इसकी पालना में आपके लिए कहा है साहब। ठीक है, तो ये विषय हो गया और ये इसका संदर्भ भी हो गया है। ठीक, इसके बाद में अब अपन लिखेंगे मुख्य भूमिका क्या है। तो उससे पहले हम लोग पहले तो महोदय पे आएंगे, क्योंकि स्वनिर्देशन तो करना ही है, महोदय। फिर यहां से चालू करेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत। अब बताओ, राजेश सचिव आपसे छोटा है कि बड़ा है, बड़ा अधिकारी है, क्या करें, निवेदन। छोटा होता तो लेख भी लिख देते, उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि, ऐसा कर देते छोटे के लिए। तो उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, क्या निवेदन है साहब, भूमिका बनाओ, पत्र के मुद्दे का परिचय जो कि साहब पिछले 3 साल से यहाँ पे मेरे जिले में अकाल पड़ रहा है, किसानों के पास ना तो खाने को कुछ है, ना कोई जीविका चलाने का कोई साधन है, काम धंधे तलाश में लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है, गांव में लोगों के पास अन्न नहीं है, और अगर टाइम से आपने अकाल राहत स्वीकृत कार्य नहीं हो पाया अपनी तरफ से तो साहब भुखमरी फैल जाएगी। तो मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था, अब मैं पुनः निवेदन करता हूं कि साहब जल्दी से जल्दी क्या करो, अकाल राहत कार्य शुरू करवा दो, क्योंकि मेरे जिले में परेशान है। अब जरूर नहीं है हर जिले में अकाल हो, जिसमें है उसी का कलेक्टर करेगा। ठीक है, तो उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि पिछले 3 वर्षों से, भाई ऐसा नहीं तुरंत ही कि साहब इसी अभी हुआ है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा दिखाओ उसको। पिछले 3 वर्षों से वर्षा के
अभाव के कारण, मतलब बारिश हुई नहीं है अभी तो कतई, मतलब फसल हो ही नहीं रही है, तो 3 वर्षों से वर्षा के अभाव के कारण नितांत नितांत अभाव लिख सकते थे, फसलें नहीं हो पा रही हैं। यह आपने एक परिचय दिया है कि अभी फसलें नहीं हो पा रही हैं। फसलें नहीं होंगी तो किसानों के पास न तो जीविकोपार्जन के लिए अन्य कोई संसाधन है, और न ही भरपेट अन्न। अतः गांवों से ऐसे परिवारों का पलायन बढ़ता जा रहा है। ये आपने एक बात लिख दी कि साहब है ही नहीं कुछ भी, गांव से लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम धंधे की तलाश में, जीविकोपार्जन के लिए कुछ है नहीं तो बाहर जा रहे हैं। अब किसान तो चले जाएंगे, क्या गाय भैंसों को साथ लेकर जाएंगे? नहीं, उनके लिए भी चाहिए। ठीक है, क्या करें? अगले पैराग्राफ से, पैराग्राफ चेंज करो, विचार चेंज करो तो पैराग्राफ भी चेंज करो। क्या करना है? पैराग्राफ ही आपको इस बार चेंज करना है। इसके लिए अपन लिखते हैं, गांव में पानी, अन्न के अलावा पशुओं के चारे का भी संकट उपस्थित हो गया है। मतलब पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। यदि समय पर शासन द्वारा अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं किए गए तो भुखमरी फैलने की आशंका है। भुखमरी फैलने की आशंका है। क्या करें? बस यही कि साहब शीघ्र राहत कार्य आरंभ करने की स्वीकृति दे दो ताकि अकाल में किसानों की मदद की जा सके। अतः इस पत्र के माध्यम से पुनः अनुशंसा करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र ग्रामर सही रखना, शीघ्र प्लस अतिशीघ्र, अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने का, यह अकाल राहत कार्य स्वीकृति, ठीक है, करने का कष्ट करें ताकि इस संकट से बचा जा सके।
हो गया। अब क्या करना है साहब, आपको एक रिपोर्ट संलग्न कर देनी चाहिए। इस रिपोर्ट को बोलेंगे गिरदावरी रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि साहब वर्षा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो आपको सबूत तो देना पड़ेगा ना कि वास्तव में ये बात सही है। कहीं कलेक्टर का खुद का इंटरेस्ट हो, तो गिरदावरी रिपोर्ट आप संलग्न कर दें। और भी कोई आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी उपखंड अधिकारी अधिकारियों द्वारा राहत कार्य की मांग का प्रार्थना पत्र, ये भी आप संलग्न कर सकते हैं। अगर एसडीएम सबने भेजा है आपको, तो आप कह सकते हैं मेरे से एसडीएम भी कह रहे हैं। आगे क्या करना है? कुछ नहीं, बस आप लिख दीजिए नीचे वही भवदीय, हस्ताक्षर कर दो आप, और हस्ताक्षर करने के बाद आप जो है लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है, क्योंकि अधिकारी का नाम कोष्ठक में लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है ना। मान लो जो XYZ कुछ भी आपने लिख दिया, और आगे लिख दें जिला कलेक्टर जयपुर। तो इस तरह आपका कार्यालय पत्र यहाँ पे पूरा हो जाता है। संलग्न कर दिया, भवदीय लगा दिया। अब इसकी आपको प्रतिलिपि भेजनी है, तो प्रतिलिपि किस किस को भेजोगे? अगर आपको प्रतिलिपि भेजनी पड़ जाए, प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ नहीं, केवल सूचनार्थ अगर आपको भेजनी है, तो देखो प्रतिलिपि जब भी भेजोगे तो वही पत्र क्रमांक और दिनांक ये फिर लिखा जाएगा किस किस को भेज रहे हैं, और वहाँ पे सीनियर के हिसाब से 1 2, जैसे मान लो एक जो है संभागीय आयुक्त में लिख देता हूँ, संभागीय आयुक्त जयपुर, और एक जो है खुद के पास लग दी निजी या आरक्षित प्रति, बस 2 को ही भेजने की बहुत है। तो ये एक तरह से पत्र है आपका कार्यालय पत्र। तो ये हमने पढ़ा कि कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। PDF इसका उपलब्ध है, आप आराम से वहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब अगले पत्र की ओर चलेंगे, जिसका नाम है अर्ध सरकारी पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। तो बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर।